मेरे साथ इतना बुरा होगा ज़िंदगी में, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नाम तैयब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नाम तैयबा होना चाहिए था। यह एहसास मुझे बहुत छोटी उम्र से था, मगर मैंने कभी किसी से कहा नहीं था। मैं खुद भी नहीं समझ पाता था कि मेरे दिल में ये ख़्याल क्यों आता है। जब मैं आईने के सामने खड़ा होता था तो मुझे अपने वजूद में वो मज़बूती नज़र नहीं आती थी जो गाँव के दूसरे लड़कों में थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं उन जैसा नहीं हूँ और शायद कभी बन भी नहीं सकूँगा। बात ये थी कि मेरे बाबा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी और मैं था उनका बेटा। लेकिन मैं आया 6 बहनों के बाद था। मेरा बचपन उन्हीं बहनों के दरमियान गुजरा। मैंने आँख खोली तो मेरे इर्द गिर्द रंग बरंगी चूड़ियाँ थीं। बातों में नरमी थी, हंसी में एक अलग सा अंदाज था। खेल भी वही थे जो बहनें खेलती थीं। मैंने गुड़ियों को कपड़े पहनाते देखा। मैंने चूल्हे के पास बैठ के कहानियाँ सुनी। मेरे बाद माँ मज़ीद बच्चे पैदा करने से महरूम हो गई। उनके साथ कोई मसला बन गया था। मैंने माँ को हमेशा थका हुआ देखा। उनका चेहरा कम उम्र में ही बुझ सा गया था। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो दूसरी माँओं में होती है। हर साल एक बच्चा पैदा करना उनके जिस्म को खा गया था। मैं उनका 7वां बच्चा था और सबसे कमज़ोर भी। बाबा एक बेटा पा के बहुत खुश थे। 6 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। उन्होंने मेरा नाम तैयब रखा। मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे कंधों पे बिठाते थे। गांव में सबको बताते थे कि देखो, मेरा बेटा है। उनकी आवाज़ में फ़ख्र होता था, लेकिन उस फ़ख्र के साथ एक अनजानी सी बेचैनी भी छुपी होती थी। बहनों के साथ रहने की वजह से मेरी ज़्यादातर बातें भी मेरी बहनों जैसी हो गईं। मेरे शौक़ भी वैसे ही बन गए। मुझे कपड़ों के रंग पसंद थे। मुझे बाल संवारना अच्छा लगता था। मैं गांव के लड़कों के साथ खेलने से घबराता था। वो ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, धिक्के देते थे। मैं खामोश हो जाता था। मैं था भी कुछ ऐसा ही सूखा सड़ा हुआ। अपनी कमज़ोर माँ का 7वां बच्चा था। मेरा जिस्म जैसे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। मैं जितना भी खा लूँ मेरे पे गोश्त नहीं चढ़ता था। मेरी पसलियाँ साफ नज़र आती थीं। लोग मजाक में मुझे सिंगल पसली कह देते थे। मैं हंस देता था मगर अंदर से टूट जाता था। ऊपर से मेरी दाढ़ी भी नहीं निकल रही थी। बहुत ही कम थी। वैसी नहीं थी जैसी मर्दों की होती है। गांव में लड़के मेरी उम्र के होके मूंछों पे ताव देने लगते थे। मैं चुपचाप सर झुका के गुजर जाता। मुझे लगता था जैसे हर नज़र मुझे नाप रही हो। ये वो मामलात थे जिनके बारे में किसी को भी फिक्र नहीं थी। माँ अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उनके जाने के बाद घर जैसे खाली हो गया था। बहनें थीं बस। 2 बहनों की शादी हो गई थी। 4 बहनें रह गई थीं। वो सब अपना खर्चा खुद निकाल लेती थीं। बाबा ने उनको इतनी बातें सुना रखी थी कि अब वो बाबा से पैसे नहीं मांगती थीं। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थीं, घर भी चलाती थीं, अपने खर्चे भी निकालती थीं। मैं सब देखता था मगर कुछ कह नहीं पाता था। बाबा सिर्फ मुझे ही पैसे दिया करते थे। मुझे ये बात अच्छी भी लगती थी और बुरी भी। बाबा अब मेरे लिए थोड़े परेशान होने लगे थे। गांव के लोग बातें करने लगे थे। उनके करीबी दोस्त ने एक दिन बाबा से कह दिया कि तैयब में मर्दों वाली कोई बात नहीं है, ऐसे तो नहीं चलेगा। इसको गांव से भेजो, ज़रा शहर जाए, बाहर निकले, दुनिया देखे तो उसको तजर्बा हासिल होगा। बाबा ने ये बात खामोशी से सुनी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात वो बहुत देर तक जागते रहे। मैंने उन्हें चारपाई पे करवटें बदलते देखा। अगले दिन उन्होंने मुझे पास बिठाया, मेरे सर पे हाथ रखा। उनकी आंखों में अजीब सा फैसला था। उन्होंने कहा कि तुम शहर जाओगे, वहाँ रहोगे, काम सीखोगे। मैंने सर हिला दिया। मेरे दिल में डर भी था और एक अनजानी सी उम्मीद भी। मुझे नहीं मालूम था कि शहर मुझे क्या देगा। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। ये पहला कदम था उस रास्ते का जिसने मुझे वो सब दिखाना था जिसके लिए मैं कभी तैयार नहीं था। बाबा ने जल्दी जल्दी में शहर में एक नौकरी तो देख ली थी, लेकिन अब शहर में रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि कोई दूसरा रिश्तेदार हमारा शहर में नहीं रहता था। हमारे सारे रिश्तेदार उसी गांव में पड़े हुए थे और उनके दिमाग भी बंद थे बिल्कुल। कोई किसी को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था। बाबा ने सबसे बात की थी मगर हर एक ने कोई न कोई बहाना बना लिया था। किसी ने कहा घर छोटा है, किसी ने कहा हालात ठीक नहीं हैं। बाबा ने फ़ोन बंद कर दिया तो उनके चेहरे पे थकन साफ नजर आ रही थी। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हॉस्टल में रह लेगा। ये कहते हुए भी उनकी आवाज़ में यकीन कम और मजबूरी ज़्यादा थी। वो बार बार मुझे देख रहे थे जैसे मेरे अंदर कुछ तलाश कर रहे हों। शायद वो खुद भी नहीं जानते थे कि मुझे भेज के वो ठीक कर रहे हैं या गलत। बाबा परेशान भी थे कि ये कभी घर से बाहर नहीं निकला, अब ये हॉस्टल में भी रहेगा, शहर में काम भी करेगा, क्या बनेगा इसका। वो रात को देर तक यही सोचते रहे।
मैं लेटा हुआ सब सुन रहा था मगर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी बहन ने बाबा से कहा कि सारी ज़िंदगी आपने इसे घर में रखा है, अब आप अचानक से इसके ऊपर इतना बोझ डालेंगे, वो कैसे बर्दाश्त करेगा। उसकी आवाज़ में डर था। वो मुझे जानती थी। वो जानती थी कि मैं अंदर से कितना कमज़ोर हूँ। बाबा ने कहा सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन वो मर्द है, वो बर्दाश्त कर लेगा। मर्द को अल्लाह ने बड़ा मजबूत बनाया है। ये सुन के मेरा दिल और बैठ गया। मुझे लगा जैसे मुझसे ऐसी ताकत मांगी जा रही हो जो मेरे अंदर है ही नहीं। मेरी बहनों को मेरी फ़िक्र थी। उनका कहना था कि यह हमारा बहनों जैसा ही भाई है, इस बेचारे को ना ही भेजें तो बेहतर है। वो मेरे सर पे हाथ फेरती थी, मेरी आंखों में देखती थी। शायद वो मेरे अंदर का खौफ पढ़ लेती थी। लेकिन बाबा ने कहा इसलिए तो इसको भेजना है ताकि ये सही हो सके। उनके लहजे में ज़िद थी। उनके लिए सही होने का मतलब शायद वही था जो गांव वाले मर्दानगी कहते थे। अब मैं चला गया शहर। गांव से निकलते वक्त मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बस मैं बैठा तो पहली बार एहसास हुआ कि मैं वाकई अकेला हूँ। खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत पीछे रहते गए, रास्ते बदलते गए। मेरा दिल भी जैसे पीछे ही रह गया। नौकरी तो बुरी नहीं थी, एक कॉल सेंटर पे नौकरी थी। बैठ के करने वाला काम था, मेरे पे कोई प्रेशर भी नहीं था। मुझे फ़ोन पे बात करनी होती थी, सवालों के जवाब देने होते थे। ये काम मेरे मिजाज के मुताबिक था। बाबा ने मुझे जाने से पहले समझाया था। उन्होंने कहा कि तूने नौकरी करनी है, हॉस्टल में रहना है, माशरे में उठना बैठना है, तूने तजर्बा हासिल करना है। अगर तू पैसे नहीं भेजेगा हमें, पैसे नहीं चाहिए, तेरे बस तो तजर्बा ले माशरे का। उन्होंने कहा कि अभी तो तेरे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मैं तुझे मर्द बनते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुन के मैंने सर हिला दिया। मैं उनको तसल्ली दे रहा था लेकिन अंदर से मैं खुद टूटा हुआ था। मैंने कहा ऐसा ही होगा, मैं सब सीख लूँगा। मैं खुद भी डरा हुआ था, परेशान था, कश्मकश में था। लेकिन बस पहुँच गया, हॉस्टल पहुँच गया और अपनी नौकरी पे भी। शुरू के दिन बहुत भारी थे। शहर की आवाज़ें, लोगों की भीड़, हर कोई जल्दी में था। कोई किसी को देखने वाला नहीं था। हॉस्टल कुछ अजीब सा लग रहा था। लड़कों का हॉस्टल था, यहाँ पे अजीब सा ही माहौल था। हर कमरे से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थीं। कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, कोई गालियाँ दे रहा था, कोई फ़ोन पे बात कर रहा था। मुझे एक छोटा सा कमरा मिला। 2 बेड थे, एक अलमारी थी। दीवारें मैली थीं, बिस्तर की चादर पर पुराने दाग थे। मैंने खामोशी से अपना बैग रखा और बैठ गया। मेरे साथ वाले बेड पे एक लड़का बैठा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुरा दिया। मुझे उसकी मुस्कुराहट अजीब सी लगी। मैंने नज़रें झुका लीं। रात को जब लाइट बंद हुई तो नींद नहीं आई। बाहर शोर था, अंदर दिल का शोर इससे भी ज़्यादा था। मुझे बहनों की याद आ रही थी, माँ की याद आ रही थी, गांव की खामोश रातें याद आ रही थीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं वाकई बहुत दूर आ गया हूँ। यहाँ ना कोई मुझे जानता था, ना समझता था। हॉस्टल की दीवारें मुझे घूरती महसूस हो रही थीं। नौकरी पे भी सब लोग मुख्तलिफ थे। कोई बहुत बोलता था, कोई बिल्कुल खामोश था। मैं सबको देखता था, सीखने की कोशिश करता था, मगर दिल कहीं और ही अटका हुआ था। ये शहर मेरे लिए नया था, हॉस्टल मेरे लिए नया था, लोग मेरे लिए नए थे और मैं खुद अपने लिए भी नया हो रहा था। हॉस्टल के लड़कों ने धीरे धीरे मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जैसे उनको अंदाज़ा हो गया कि मेरे साथ कोई मसला है। शुरू में ये सब बातें हंसी मजाक के अंदाज में होती थी। मैं समझता था शायद सब ऐसे ही बात करते हैं। मैं खामोश रहता था, सर झुका के गुजर जाता था। मैंने कभी जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे लड़ना आता ही नहीं था। फिर बातें बदलने लगीं। कोई मुझे कहता ये तो मूरत है, कोई कहता इसके साथ तो मसला है, कोई कहता अब्बा जी हो तुम, तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं निकली है, तुम मर्द हो। ये जुमले मेरे कानों में तीर बन के लगते थे। मैं अंदर से टूट जाता था मगर बाहर से खामोश रहता था। किसी को ये भी पता चल गया कि मैं 6 महीनों में पला बड़ा हूँ, बस फिर तो जैसे उनको एक और मौका मिल गया। वो कहते थे फिर तुम भी तो बाजी हुई ना। वो कहे लगाते थे, एक दूसरे को कोहनियाँ मारते थे। मैं कमरे के कोने में बैठा सब सुनता रहता था। अब तो पता नहीं किस किस्म के लोग थे। मैंने तो सारी ज़िंदगी सीधे साधे लोग देखे थे। मैंने तो सारी ज़िंदगी सीधे साधे लोग देखे थे। गांव में अगर कोई बात भी होती थी तो इतनी गंदी नहीं होती थी। यहाँ लफ्ज़ों में जहर भरा हुआ था। हर जुमला मेरी इज्जत को नोचता था। बात बात पे मुझे चिढ़ाते थे, छेड़ते थे, मेरे पास आके बैठ जाते थे, मेरे कंधे पे हाथ रख देते थे, बालों को छूने की कोशिश करते थे, हंसते थे और कहते थे कुछ नहीं कर रहे। मैं अंदर से काम जाता था। कुछ लड़के अकेले में बातें करते थे, नज़रें अजीब सी होती थीं।
مجھے اپنے کمرے میں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بڑا پریشان تھا، راتوں کو تکیے پہ منہ رکھ کے روتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ روتا تھا تاکہ کوئی سن نہ لے۔ آنسو تکیے میں جذب ہو جاتے تھے، دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا کیا کروں گا میں، یہاں میں کس کو بتاؤں؟ بابا کو بتاؤں تو وہ کہیں گے مضبوط بنو، بہنوں کو بتاؤں تو وہ خود ٹوٹ جائیں گی۔ میں بالکل اکیلا تھا۔ یہی وہ معاشرہ تھا جس میں میرے بابا نے مجھے بھیجا تھا تاکہ میں اس معاشرے سے لڑ سکوں، لیکن لڑنے کے لیے تو کسی نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں تھا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے۔ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ یہاں تو میری عزت محفوظ نہیں تھی، میں ہر وقت ڈرا رہتا تھا۔ میں کمرے سے نکلنے سے پہلے سوچتا تھا باہر جاؤں یا نہ جاؤں۔ آج کل تو ویسے بھی الٹے سیدھے معاملات چل رہے تھے معاشرے میں، ہر روز کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ میرے ساتھ یہاں کیا ہو سکتا ہے، یہ خیال ہی مجھے ہلا دیتا۔ مجھے احساس ہوا کہ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد بھی ایسے حالات سے گزرتے ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ مرد بول نہیں پاتے، اگر بولیں تو ان پہ ہنسا جاتا ہے، انہیں کمزور کہا جاتا ہے۔ میں جب کسی کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے پہچان گیا ہے، جیسے میری کمزوری میرے چہرے پہ لکھی ہوئی ہو۔ میں خود سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی پتلا سا جسم، وہی کمزور سی داڑھی، وہی خوف زدہ آنکھیں۔ میں نے آئینے سے نظریں ہٹا لی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ مردوں کے لیے ہاسٹل میں تو میرا گزارا نہیں تھا۔ یہاں ہر دن ایک نیا ڈر لے کے آتا تھا، ہر رات ایک نیا خوف دے کے جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے یہاں زیادہ وقت گزارا تو میں ٹوٹ جاؤں گا، صرف اندر سے نہیں بلکہ ہر طرح سے۔ میں بس خاموشی سے برداشت کر رہا تھا، کسی کو کچھ بتائے بغیر، اپنی سانسیں گن کر، دن پورا ہونے کا انتظار کرتے ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ مسئلہ صرف کمزور ہونے کا نہیں ہوتا، مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرہ کمزور کو جینے نہیں دیتا۔ یہاں پہ خرچہ بھی بہت ہو رہا تھا، اتنے پیسے میں کما نہیں رہا تھا جتنے میرے لگ رہے تھے۔ ہاسٹل کا کرایہ الگ تھا، کھانا الگ تھا، آنا جانا الگ تھا۔ مہینے کے آخر میں جب میں حساب کرتا تو دل بیٹھ جاتا تھا۔ بابا بھی ہاسٹل کے پیسے بھیجتے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ ان کے لیے یہ آسان نہیں تھا۔ وہ خود بھی زیادہ نہیں کماتے تھے، اوپر سے گھر کا خرچہ تھا، بہنوں کی ضرورتیں تھیں، سب کچھ ان کے کندھوں پہ تھا۔ میں ہر روز یہی سوچتا رہتا کہ کب تک یہ سب چلے گا۔ نوکری ٹھیک تھی مگر تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں چین سے جی سکوں۔ اوپر سے وہ ماحول تھا، وہ نظریں تھیں، وہ باتیں تھیں۔ میرے اندر ایک مستقل خوف بیٹھ چکا تھا جو ہر دن کے ساتھ اور گہرا ہو رہا تھا۔ ایک دن دفتر سے واپس آتے ہوئے میری نظر ایک بورڈ پہ پڑی، اس پہ لکھا تھا کہ گرلز ہاسٹل پرسکون ماحول، سیف ماحول۔ میں وہیں رک گیا۔ سڑک پہ گاڑیاں گزر رہی تھیں، لوگ جلدی جلدی چل رہے تھے، مگر میں وہیں کھڑا اس بورڈ کو دیکھتا رہا۔ مجھے لگا جیسے یہ الفاظ مجھ سے بات کر رہے ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا، اگر میں لڑکیوں کے ہاسٹل میں چلا جاؤں تو مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا، وہاں شور نہیں ہوگا، وہاں وہ نظریں نہیں ہوں گی، وہاں میں سکون سے سو سکوں گا، میں رات کو ڈر کے بغیر آنکھ بند کر سکوں گا۔ لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ لڑکیوں کے ہاسٹل میں ایسے نہیں جا سکتا تھا، وہاں جانے کے لیے مجھے لڑکی بننا پڑتا۔ یہ خیال عام آدمی کے لیے شاید ناممکن ہوتا، مگر میرے لیے نہیں تھا۔ مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ وہاں میں محفوظ رہوں گا، اور میرے لیے لڑکی بننا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں دبلا پتلا تھا، میری داڑھی ویسے بھی زیادہ نہیں تھی، چہرے پہ سختی نہیں تھی۔ بہنوں کے ساتھ رہ کے مجھے اچھی طرح سے پتا تھا کہ لڑکیاں کیسے چلتی ہیں، کیسے بات کرتی ہیں، کیسے پیش آتی ہیں۔ میں نے برسوں انہیں دیکھا تھا، انہیں سنا تھا، ان کے ساتھ جیا تھا۔ میں تو آواز بھی بدل لیتا تھا۔ میں نے کئی بار مذاق میں بہنوں کی نقل اتاری تھی، وہ ہنستی تھیں، کہتی تھی کہ تو بالکل ہمارے جیسا ہے۔ یہی بات اب میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں تھا، لیکن یہ واحد راستہ تھا جس میں مجھے سکون نظر آ رہا تھا۔ میں ایک دفعہ واپس گھر گیا، صرف گھر والوں سے ملنے کے لیے۔ دل بہت بھرا ہوا تھا، مجھے لگا شاید میں آخری بار اپنے اس گھر میں چین سے سانس لے رہا ہوں۔ گھر پہنچا تو بہنوں نے مجھے دیکھ کے خوشی سے شور مچا دیا۔ میری بہن نے مجھے گلے لگایا، کہنے لگی پتلا ہو گیا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے، سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے سچ نہیں بتایا، میں نے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری بہنوں نے ہمیشہ ہی میرا خیال کیا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے بٹھایا، کھانا کھلایا، میرے لیے دعائیں کیں۔ انہوں نے تو مجھے پیسے بھی دیے، کہا یہ اپنے پاس رکھو، کام آئیں گے، وہی پیسے جو وہ ٹیوشن پڑھا کے کمایا کرتی تھیں۔ مجھے ان پیسوں کو دیکھ کے تکلیف ہوئی۔ بابا انہیں خرچے کے بھی پیسے نہیں دیتے تھے، اور وہ پھر بھی مجھے دینے کو تیار تھیں۔
میں نے کہا ارے اب تو میری باری ہے تم لوگوں کو پیسے دینے کی، میں بھائی ہوں نا تم لوگوں کا۔ وہ ہنس پڑی، کہنے لگی ہاں لیکن تم چھوٹے ہو، چھوٹے بھائی سے ہم پیسے نہیں لیتے۔ میں مسکرا دیا، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ پیسے میں نے ان سے نہیں لیے، مگر میں نے ان کے کپڑوں کو دیکھا، ان کا ذاتی سامان دیکھا، جوتے دیکھے، چوڑیاں دیکھی، انگوٹھیاں دیکھیں، دوپٹے دیکھے، ساڑیاں دیکھیں۔ گھر میں 4-5 بہنیں تھیں، چیزوں کی کمی نہیں تھی، اور جو بہنیں شادی کر کے چلی گئی تھیں ان کا بھی بہت سا پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے بیگ میں رکھ لیا، کوئی ایک چیز نہیں بلکہ وہ سب کچھ جو مجھے وہاں ایک نئی شناخت دے سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن میں رکا نہیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو شاید میں ٹوٹ جاؤں گا۔ میں نے بیگ بند کیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اگلے دن میں واپس شہر آ گیا۔ میں نے لڑکوں کا ہاسٹل چھوڑ دیا، میں نے کمرہ خالی کیا، سامان اٹھایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں اتنا بڑا فیصلہ اکیلے لیا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، میں نے بال سنوارے، لباس بدلا، چال بدلی۔ میں وہ نہیں لگ رہا تھا جو میں تھا، اور شاید پہلی بار میں وہ لگ رہا تھا جو میں بن سکتا تھا۔ میں بیگ اٹھا کے لڑکیوں کے ہاسٹل کی طرف چل پڑا۔ ہر قدم کے ساتھ خوف بھی تھا اور امید بھی۔ میں لڑکی بن کے لڑکیوں کے ہاسٹل میں ایڈمیشن لینے جا رہا تھا۔ میں نے جا کے بات کی، فیس وغیرہ دی۔ انہوں نے رجسٹر کھولا، میری طرف دیکھا اور پھر کہا ایک کمرہ ہے لیکن فی الحال اس میں کوئی لڑکی نہیں ہے، اکیلے ڈر تو نہیں لگتا تمہیں؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن میں نے چہرے پہ کوئی اثر نہیں آنے دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے۔ انہوں نے مجھ سے نام پوچھا تو میں نے کہا طیبہ۔ یہ نام بولتے ہوئے مجھے عجیب سا سکون ملا، جیسے میں نے اپنے اندر کا کوئی بوجھ اتار دیا ہو۔ باقی سب کچھ میں نے سچ بتایا۔ باپ کا نام، کہاں سے آئی ہو، کس لیے آئی ہو۔ میں نے بتایا کہ کال سینٹر میں کام کرتی ہوں، اصل میں کرتا ہوں لیکن کہانی سنا رہا ہوں اسی لیے یہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے میری بات غور سے سنی، پھر کہا کہ ٹھیک ہے لیکن اپنے کسی گھر والے سے فون پہ بات کرا دو۔ اس لمحے میرے دماغ میں بہت سے خیال آئے۔ پھر مجھے اپنی ہمسائے کی بیٹی یاد آئی جو میری اچھی دوست تھی۔ میں نے اسے فون کیا اور اس نے بغیر سوال کیے میری بات سنبھال لی اور ماں بن کے بات کی۔ اسے کہا کہ میری بیٹی ہے، گاؤں سے آئی ہے اور کام کرتی ہے۔ فون بند ہوا تو انہوں نے مسکرا کے چابی پکڑا دی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ کمرہ صاف تھا، دیواریں ہلکے رنگ کی تھیں، کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی، پردے دھلے ہوئے تھے اور فرش چمک رہا تھا۔ مجھے وہیں کھڑے کھڑے سکون محسوس ہوا۔ ایک تو کمرہ الگ تھا، دوسرا اس میں کوئی اور نہیں تھا، اور تیسرا یہاں کوئی مجھے گھور نہیں رہا تھا۔ ہاسٹل میں لڑکیاں آ جا رہی تھیں، کوئی بالوں میں تیل لگا رہی تھی، کوئی کپڑے طے کر رہی تھی اور کوئی فون پہ ہنس رہی تھی۔ سب اپنے اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ میری طرف کسی نے خاص توجہ نہیں دی، اور ویسے بھی میں کوئی زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ ایک دن ایک لڑکی نے غور سے میرے ہاتھ دیکھے اور کہا تمہارے ہاتھ پاؤں مردوں جیسے کیوں ہیں؟ میرا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، لیکن میں نے فوراً کہا میں گاؤں سے آئی ہوں اور گاؤں کی عورتیں بہت محنت کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، آگ جلاتی ہیں، لکڑیاں اٹھاتی ہیں، اس لیے ہاتھ پاؤں سخت ہو گئے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے ہارمونز کا مسئلہ ہے۔ اسے سر ہلا کے کہا کہ ہاں اس وجہ سے عورت میں مردانہ پن آ جاتا ہے، اور علاج کا پوچھا۔ میں نے کہا علاج کروا رہی ہوں مگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس نے افسوس سے دیکھا اور بات بدل دی۔ اس طرح میں نے بہانوں اور آدھے سچ کے ساتھ سب کو مطمئن کر لیا۔ میں واقعی خوش تھا۔ کھانا بہت اچھا ملتا تھا، صاف ستھرا اور وقت پہ۔ صفائی ایسی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ باتھ روم دھلے ہوئے ہوتے تھے اور ہر چیز اپنی جگہ ہوتی تھی۔ مجھے مردوں کے ہاسٹل کی بدبو یاد آتی تھی، جہاں شور تھا، گندگی تھی اور کسی کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہاں لڑکے قمیضیں اتارے پھر رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کی چیزیں بلا جھجک استعمال کر لیتے تھے۔ یہاں ہر لڑکی نے اپنا کمرہ سلیقے سے رکھا ہوا تھا، پرفیوم کی خوشبو آتی تھی اور ماحول پرسکون تھا۔ لڑکیاں ہنستی تھیں، مسکراتی تھیں اور آپس میں باتیں کرتی تھیں، مگر مجھے انہیں دیکھ کے کسی اور طرح کے جذبات نہیں آتے تھے۔ مجھے وہ سب میری بہنوں جیسی لگتی تھیں۔ مختصر یہ کہ میں یہاں خوش اور مطمئن تھا۔ جب مجھے نوکری کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو میں اپنا حلیہ بدل کے نکلتا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی میں خود کو پھر سے بدل لیتا تھا، جیسے میں 2 زندگیاں جی رہا ہوں، ایک زندگی اس ہاسٹل میں اور ایک زندگی دفتر میں۔ نوکری والی جگہ پہ لوگ اچھے تھے اور کوئی مجھے گھور نہیں رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے معاشرے میں چلنا سیکھ لیا ہے، وہی معاشرہ جس کے بارے میں بابا نے کہا تھا۔ میں نے حالات کو مینج کر لیا، حالانکہ سچ یہ تھا کہ میں نے حالات کو الٹے طریقے سے مینج کیا تھا۔ اگر مجھ سے مردوں میں رہا نہیں جاتا تھا تو شاید مجھے لڑنا چاہیے تھا، مگر میں نے
लड़की बन के लड़कियों के हॉस्टल में रहना चुन लिया। उस वक्त मुझे ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि समझदारी लग रही थी। 2 महीनों की तनख्वाह इकट्ठी हुई तो मैंने फ़ैसला किया कि अब घर जाना चाहिए। दिल बहुत दिनों से घर के लिए मचल रहा था। मैंने बाज़ार जाके सबके लिए तोहफे लिए। मैंने अपनी बहनों के लिए कपड़े लिए, चूड़ियाँ लीं, दुपट्टे लिए, एक एक चीज़ सोच समझ के ली। मुझे लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। बाबा के लिए मैंने घड़ी ली, सादा सी मगर साफ़ सुथरी। मुझे मालूम था कि बाबा को दिखावा पसंद नहीं। घर पहुँचा तो सहन वही था, दीवारें वही थी, दरवाज़ा वही था, मगर मैं खुद वो नहीं रहा था जो यहाँ से गया था। बहनों ने मुझे देखा तो खुशी से शोर मचा दिया। किसी ने मेरा बैग पकड़ लिया, किसी ने पानी दिया, किसी ने कहा अंदर आ जाओ। बाबा चारपाई पे बैठे थे, उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराए। उनकी आंखों में खुशी भी थी और एक अजीब सा तजस्सुस भी। उन्होंने कहा आ गया शहर से। मैंने सर हिला दिया। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा नौकरी ठीक चल रही है। मैंने कहा हाँ बाबा। उन्होंने मुझे गौर से देखा जैसे मेरे अंदर कोई तब्दीली ढूंढ रहे हों। फिर आहिस्ता से बोले कि तुम्हारे अंदर वैसे तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। उनकी बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने नज़रें झुका लीं। मैंने तोहफे निकालने शुरू किए। बहनें खुश हो रही थीं। कोई चूड़ियाँ पहन के देख रही थी, कोई दुपट्टा ओढ़ के आईने में देख रही थी। बाबा ने घड़ी हाथ में ली, उसे देखा, कहा अच्छी है। मैंने सुकून की सांस ली। इसी दौरान बाबा की नज़र अचानक मेरे हाथ पे पड़ गई। मेरी उंगली में एक औरतों वाली अंगूठी थी। मैं उसे उतारना भूल गया था। लम्हा भर को सब कुछ रुक गया। बाबा की आवाज़ सख्त हो गई। उन्होंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है, ये अंगूठी क्यों पहनी है? मेरा दिल ज़ोर से धड़का, दिमाग जैसे खाली हो गया। फिर मैंने फ़ौरन कहा कि ये मैं अपनी बहन के लिए लाया था। बस ऐसे ही उंगली में रह गई। मैंने फ़ौरन अंगूठी उतारी और बहन की तरफ बढ़ा दी। बाबा ने मुझे गौर से देखा। मेरी बहन ने अंगूठी हाथ में ली और बोली कि ये तो इस्तेमाल शुदा लग रही है। उस लम्हे मुझे लगा ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से निकल जाएगी। मैंने जल्दी से कहा कि हाँ ये लंडे से लाया हूँ इसीलिए ऐसी लग रही है, लेकिन है अच्छी। मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने उंगली में डाल ली। मैंने हंसते हुए बात को हल्का करने की कोशिश की। मैंने कहा लंडे वाले शॉपर भी कहाँ देते हैं, बस कहते हैं चीज़ उठा लो। बहन ने मुस्कुरा के अंगूठी पहन ली। बाबा खामोश हो गए, मगर उनकी खामोशी मुझे चुभ रही थी। खाने के वक्त भी बाबा मुझे देखते रहे, कभी मेरे हाथों को, कभी मेरे बैठने के अंदाज को। मैं सीधा बैठने की कोशिश कर रहा था, आवाज़ भारी रखने की कोशिश कर रहा था। हर लम्हा डर लग रहा था कि कहीं कोई और बात न पकड़ी जाए। रात को जब सब सो गए तो मैं देर तक जागता रहा, छत को देखता रहा। मुझे महसूस हो रहा था कि अब सिर्फ हॉस्टल में नहीं बल्कि अपने घर में भी मुझे खुद को छुपाना पड़ रहा है। यह एहसास बहुत भारी था। अगले दिन मोहल्ले की 1-2 औरतें मिलने आ गईं। वो मुझसे शहर के किस्से पूछने लगीं। मैं एहतियात से जवाब देता रहा। बहनें भी खामोशी से मुझे देख रही थीं, जैसे वो भी कुछ बदलाव महसूस कर रही हों। बाबा ने अकेले में मुझसे पूछा कि शहर में रहना मुश्किल तो नहीं? मैंने कहा नहीं बाबा, सब ठीक है। उन्होंने कहा ध्यान रखना, शहर इंसान को बदल देता है। उनकी बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मुझे उस सफ़र में ये बात समझ आ गई कि झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है। एक झूठ को संभालने के लिए कई और बातें गढ़नी पड़ती हैं। हर लम्हा खौफ रहता है कि कहीं कोई बात पकड़ी ना जाए। घर से वापसी के वक्त बहनों ने मुझे गले लगाया। बाबा ने दुआ दी, मगर उनकी आंखों में अब भी सवाल थे। मैं जानता था कि ये सवाल ख़त्म नहीं होंगे, शायद ये और बढ़ेंगे। जब मैं बस में बैठा तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। मेरा घर पीछे रह रहा था। मेरा दिल भारी था। मैं ये समझ चुका था कि मैं 2 ज़िंदगियाँ जी रहा हूँ, एक शहर की, एक गांव की, और दोनों में सच बोलना मेरे लिए सबसे मुश्किल हो चुका था। यूँ तो मेरी 4 बहनें थीं और सब मुझसे बड़ी थीं, लेकिन अभी तक किसी की शादी नहीं हुई थी। घर में ये बात अक्सर होती थी, मगर इस बार फ़िज़ा कुछ बदली बदली सी थी। जिस बहन की शादी की बारी समझी जा रही थी, उसके लिए सबसे बड़ी बहन ने अपने ससुराल में एक रिश्ता ढूंढा था। ये खबर बाबा के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान साफ नज़र आ रहा था। अब ज़रा सीधे होकर बैठने लगे थे और बातों में एतमाद आ गया था। बाबा कहने लगे थे कि अब तैयब की भी शादी करा देनी चाहिए। ये बात सुनते ही मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर पत्थर रख दिया हो। सबने फ़ौरन कहा कि उसकी तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है, वो अभी तो नया नया कमाने लगा है। बाबा ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि कमाने वाला तो बन गया है ना, बस अब इसकी शादी करा देते हैं। बाबा की बात का मतलब ये नहीं था कि फ़ौरन रुखसती भी हो जाए। वो ये बात बार बार समझाते थे। उनका मतलब ये था कि रिश्ता तलाश किया जाए।
منگنی ہو جائے، بات پکی ہو جائے۔ ویسے بھی شادی ہوتے ہوتے 2 سال یا 2.5 سال لگ ہی جاتے ہیں۔ اللہ سے جاتا ہے، اس عرصے میں لڑکا بھی سنبھل جاتا ہے اور گھر والے بھی تیاری کر لیتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ بابا اب لوگوں کو یہ کہنے لگے تھے کہ میرا بیٹا کمانے والا ہو گیا ہے۔ ان کی آواز میں فخر ہوتا تھا، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی۔ انہیں بہت خوشی ہوتی تھی کہ وہ کسی کے سامنے سینہ تان کے یہ بات کہیں کہ میرا بیٹا کمانے والا ہے اور میں اس کی شادی کرنے والا ہوں۔ بیٹے کی شادی ماں باپ کا خاص ارمان ہوتی ہے، یہ بات میں اب سمجھ رہا تھا۔ ماں باپ بیٹے کی شادی پہ واقعی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بیٹی کی شادی پہ ایک تو خرچہ ہوتا ہے اور اوپر سے بیٹی گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دل میں خوشی بھی ہوتی ہے اور اداسی بھی، لیکن بیٹی کی شادی میں گھر میں ایک لڑکی آتی ہے، سامان آتا ہے، گھر بستا ہے، لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، خوشی کھل کے منائی جاتی ہے۔ میں یہاں لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا، میں گھر والوں کی بات کر رہا ہوں جو بیٹے کی شادی پہ کھل کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ خواہش میرے دل میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میری ہونے والی بیوی کو یا میری منگیتر کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں لڑکیوں کے ہاسپٹل میں رہتا ہوں تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں سوچے گی، رشتہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کا رد عمل بھی میں سوچ سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ صرف ہاسٹل والی بات ہی نہیں، میری پوری زندگی کا انداز، میرا چھپانا، میرا بدلنا، یہ سب ایک دن سامنے آ سکتا ہے۔ شادی کے بعد تو انسان ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتا ہے، وہاں جھوٹ کا پردہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ میں ان باتوں پہ سوچتا رہا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ ابھی تو صرف بات ہو رہی ہے، ابھی شادی تو نہیں ہو گئی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس سب سے نکل سکوں کسی نہ کسی طرح۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید یہ وقت مجھے ایک اور موقع دے رہا ہے، یا تو میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ بدل لوں یا پھر کوئی ایسا راستہ نکالوں جس میں کسی کی زندگی خراب نہ ہو۔ مجھے احساس بہت گہرا تھا کہ اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو اس کا بوجھ صرف مجھ پہ نہیں بلکہ ایک اور انسان پہ بھی ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد گھر میں شادی کی باتیں بڑھنے لگیں، کبھی آہستہ آواز میں، کبھی ہنسی مذاق میں اور کبھی سنجیدگی سے۔ میں ہر بار خاموش ہو جاتا۔ میرے لیے خاموشی ہی سب سے محفوظ راستہ تھی۔ بس میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، دن کام میں اور راتیں ہاسٹل کے کمرے میں۔ میں نے خود کو ایک معمول میں قید کر لیا تھا تاکہ زیادہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ دفتر، واپسی، کھانا اور پھر خاموشی۔ لیکن کبھی کبھی جسم وہ بوجھ نہیں اٹھا پاتا جو دل اور دماغ نے اس پہ ڈال رکھا ہوتا ہے۔ اسی خاموش معمول میں ایک دن میری طبیعت بگڑ گئی۔ شاید کمزوری تھی، شاید ذہنی دباؤ یا پھر کئی دنوں کی تھکن ایک ساتھ اتر آئی تھی۔ وہ رات تھی، ہاسٹل میں زیادہ تر لڑکیاں سو چکی تھیں۔ راہداری میں مدھم سی لائٹ جل رہی تھی اور ہر طرف عجیب سا سناٹا تھا۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ میں پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ چند ہی قدم چلا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ دروازے کے پاس ہی میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میں وہیں زمین پہ گر پڑا۔ میں چونکہ کمرے میں اکیلا رہتا تھا اس لیے کسی کو میرے باہر آنے یا نہ آنے کا علم نہیں تھا۔ سامنے والے کمرے میں ایک لڑکی جاگ رہی تھی، شاید اسے کسی آواز کا احساس ہوا یا دروازے کے پاس پڑی ہوئی میری پرچھائی نظر آ گئی۔ وہ باہر نکلی تو مجھے بے ہوش حالت میں دیکھ کے گھبرا گئی۔ اس وقت ہاسٹل کا ماحول ایسا تھا کہ شور مچانا یا سب کو بلانا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس نے ہمت کی، اکیلی تھی مگر ڈری نہیں۔ اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کے آہستہ آہستہ گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کا کمرہ چھوٹا سا تھا مگر صاف اور منظم۔ اس نے مجھے فرش پہ لٹایا، پانی کے چھینٹے مارے، میرا نام پکارا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، طیبہ آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ جب ہوش میں لانے کی اس کی کوشش ناکام ہونے لگی تو اس کے چہرے پہ خوف صاف نظر آنے لگا۔ اسے فوراً ہاسٹل کے وارڈن کو اطلاع دی۔ وارڈن نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو بلوا لیا، لیکن ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی مجھے ہوش آ گیا۔ میری آنکھیں کھلی تو سب سے پہلے اس لڑکی کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ بھی تھی اور تجسس بھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، آواز کمزور تھی مگر میں نے بس اتنا کہا کہ چکر آ گیا تھا۔ وارڈن نے سوال کیے، 2-4 نصیحتیں کی اور چونکہ اب میں ہوش میں تھا اس لیے بات وہیں ختم ہو گئی۔ کسی کو شک نہیں ہوا، میرا راز اس لمحے بچ گیا، لیکن وہ لڑکی وہ مجھے مختلف نظروں سے دیکھ رہی تھی، ایسی نظریں جن میں سوال بھی تھے اور خاموشی جانچ بھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس ایک لمحے میں اس نے بہت کچھ دیکھ لیا ہو، بہت کچھ سمجھ لیا ہو۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ کچھ بول نہ دے، کچھ پوچھ نہ دے۔
अगले दिन, फिर उसके बाद के दिन, पूरा एक हफ्ता गुजर गया। उसने मुझसे कोई ऐसी बात न की, न सवाल न इशारा। ज़ाहिरी तौर पे सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर मेरे अंदर खौफ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। मुझे एहसास हो गया था कि अब ज़रा सी गलती, ज़रा सा कमज़ोर लम्हा और सब कुछ ख़त्म हो सकता है। मैंने खुद से वादा किया कि अब मुझे पहले से ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि अगर उस दिन मैं सबके सामने होश में ना आता तो शायद ये कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। वो लड़की मुझे कुछ दिनों से अजीब नज़रों से देख रही थी, ऐसी नज़रें जिनमें सवाल भी था और ख़ामोश यकीन भी। मैं हर बार ख़ुद को समझाता था कि शायद मेरा वहम है, शायद मैं ज़्यादा डरने लगा हूँ, मगर दिल के किसी कोने में यह एहसास बैठ चुका था कि वो कुछ जानती है। एक रात अचानक वो मेरे कमरे में आ गई। दरवाज़ा खुला और मैं चौंक गया। दिल एक लम्हे को रुक सा गया। मैंने घबरा के कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे बिल्कुल आम लहजे में जवाब दिया, क्यों, क्या हो गया? लड़कियां तो एक दूसरे के कमरे में आती जाती रहती हैं, यहाँ सब एक ही जगह रहते हैं। अगर मैं तुम्हारे कमरे में आके बैठ गई हूँ तो क्या हुआ? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मुस्कुराई और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आके बैठ गई। कमरा खामोश था। बाहर राहदारी में हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दिया। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। वह हंस पड़ी और कहने लगी, डर क्यों रही हो? मैं कि तुम्हें खा जाऊंगी। उस लम्हे मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि लड़का और लड़की एक कमरे में अकेले नहीं होने चाहिए। उसको ये बात मालूम नहीं थी, मुझे मालूम थी। यही फ़र्क था मेरे और उसके दरमियान। मैं बहानों से उसे कमरे से बाहर भेजने की कोशिश करने लगा। कभी कहता था मुझे नींद आ रही है, कभी कहता था सुबह जल्दी उठना है, मगर वो टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक उसके लहजे में संजीदगी आ गई। उसे मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, मैं तुम्हारे राज के बारे में जानती हूँ। ये सुनते ही मेरी सांस रुक गई। ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारें सिकुड़ गई हों। मैंने बमुश्किल कहा, कौन सा राज? मेरी आवाज़ खुद मेरे कानों को अजनबी लग रही थी। उससे बगैर नज़रें हटाए कहा, वही राज के तुम लड़का हो और लड़की बन के यहाँ रह रहे हो। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। कुछ देर तक मैं बोल ही न सका। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। आखिर मैंने खुद को संभाला और कहा, तुम ये क्या कह रही हो? उससे कहा, पहले ये बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो? किसी लड़के के पीछे यहाँ आए हो? किसी से मोहब्बत करते हो जो यहाँ रहते हो? मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने वो सब बता दिया जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। लड़कों के हॉस्टल का माहौल, वो नज़रें, वो रवैये, वो खौफ, वो बेबसी। मैंने उसे बताया कि मैं वहाँ क्यों नहीं रह सका और क्यों मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। वो खामोशी से सुनती रही। उसके चेहरे पे कोई हंसी नहीं थी, कोई मजाक नहीं था। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। बुरे लोग हर जगह होते हैं, मगर अगर तुम ये बात किसी को बताओगे तो कोई यकीन नहीं करेगा। ये सब यही समझेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, कहेंगे तुम किसी लड़की के पीछे यहाँ आए हो। फिर उसने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा, अगर हॉस्टल वालों को पता चल गया तो मैं पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने कहा, अगर तुम नहीं बताओगी तो किसी को कैसे पता चलेगा? उसने मेरी आंखों में देख के कहा, मैं नहीं बताऊंगी, मगर एक शर्त पे। मैंने घबरा के पूछा, कैसी शर्त, कैसी मदद? वो कुर्सी से उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते उसने मुड़ के कहा, यह मैं तुम्हें 2 दिन बाद बताऊंगी। दरवाज़ा बंद हुआ और मैं वहीं बैठा रह गया। दिल में तूफान बरपा था। मेरा राज अब किसी और के हाथ में था। मैं उस लड़की को नहीं जानता था। मुझे नहीं मालूम था कि वो कैसी है, अच्छी है या बुरी, सच बोलने वाली है या फ़ायदा उठाने वाली। मैं बस यही सोचता रहा कि 2 दिन बाद वो क्या मांगने वाली है और क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ। 2 दिन बाद वो लड़की मुझे अपने कमरे में बुला के ले गई। दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं घबरा गया कि ये सब कुछ अचानक हो रहा था। मैंने कहा, पता नहीं क्या बात है। वो मुस्कुरा के बोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक ऐसे काम के लिए जो सिर्फ एक मर्द कर सकता है। मैंने चौंक के पूछा, क्या मतलब, कौन सा काम? उसे कहा, मेरी मदद कर दो, मैं भी गांव से हूँ। मेरे घर वालों को अगर पता चला कि कोई ऐसी वैसी बात है वो मेरा कभी भरोसा नहीं करेंगे। मैंने अब भी हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या मतलब? बोले कि मैंने किसी लड़के से दोस्ती की थी, बातें की थी। मैंने उसे अपनी तस्वीरें भेज दी थी और अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने तस्वीरें ना हटाई तो वो अपलोड कर देगा, अभी सबको दिखाएगा। ये सुन के मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, अच्छा ये बात है, फ़िक्र ना करो, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने लड़की से उस लड़के का नंबर लिया और वहीं बैठ के कॉल करने की तैयारी की। उस वक्त हॉस्टल में सब सो रहे थे और हमारी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। मैंने फ़ोन उठाया और गहरी सांस ली। मैंने अपनी आवाज़ में भारीपन डाला और कहा, तुमने मेरी बहन को क्या समझ रखा है?
तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अच्छू बदमाश का नाम सुना है? तो मैं हूँ अच्छू बदमाश। तुम्हें वहाँ से उठा लूँगा जहाँ तू बैठा है, कोई नहीं जानेगा। और फिर मैंने ऐसी धमकियाँ दी और तेज़ आवाज़ में बात की कि वो बंदा घबरा गया, उसकी सांसें रुक गईं। उसे कहा मैं सारी तस्वीरें डिलीट कर दूंगा और कभी तुम्हारी बहन को फ़ोन नहीं करूंगा। मैंने फ़ोन बंद किया और लड़की की तरफ देखा तो उसके चेहरे पे हैरत और सुकून दोनों झलक रहे थे। उसे कहा देखो तुमने मेरी कितनी मदद की, तुम एक मर्द हो, फ़ायदा उठाओ। इस माशरे में मर्द होने का तो फ़ायदा है, लेकिन औरत बन के यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। उसे मुझे समझाया कि मर्द की ताकत उसकी अपनी शख्सियत में होती है। औरत के लिए ऐसी हरकतें ज़्यादा खतरनाक हैं और माशरती नुकसान भी ज़्यादा होता है। मैंने उसके अल्फाज सुन के महसूस किया कि वाकई मर्द होना कोई छोटी बात नहीं। मैंने दिल में एक अज़म महसूस किया और अचानक मुझे अपने अंदर एक ताकत सी महसूस हुई। मैंने कहा कि मैं ये महीना ख़त्म होने तक यहाँ से चला जाऊँगा और ये सब हरकतें दोबारा नहीं करूँगा। उसने मुस्कुरा के कहा ठीक है। उस दिन के बाद मुझे अपने आप पे एतबार महसूस हुआ। मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं लड़की बन के रहना छोड़ दूंगा और असल ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगा। मैंने नया हॉस्टल तलाश किया जो लड़कों का था। वहाँ मैंने नए असूल बनाए, अगर कोई मुझसे गलत बात करे मैं फ़ौरन जवाब दूंगा, कोई मुझे धमका नहीं सकेगा। और मुझे एहसास हुआ कि खाना पीना और अपनी सेहत का ख्याल रखने से जिस्म पे गोश्त भी चढ़ने लगा और ताकत बढ़ने लगी। जब मैं वापस घर गया तो बाबा मुझे देख के हैरान रह गए। वो कहने लगे तुम तो बिल्कुल बदल गए हो तैयब, अब तुम वाकई एक जवान मर्द लग रहे हो। मैंने उनकी तरफ मुस्कुरा के देखा और कहा हाँ बाबा, मैंने अपने आप को बदल लिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में उस सब कुछ किया जो ज़रूरी था और अब मैं तैयार हूँ। मेरी उम्र भी बढ़ गई थी, शायद 2.5 साल गुजरने की वजह से ये तब्दीली आई थी, मगर मैं पहले जैसा नहीं रहा था। मैं ख़ुद को एक मजबूत और पुरएतमाद शख्स के तौर पर महसूस कर रहा था। मैंने बाबा से कहा कि अब कर दें मेरी मंगनी जहाँ करनी है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में झांक के कहा तैयब वाकई तुम तैयार हो और तुम्हारी शख्सियत बदल गई है। सब कुछ ठीक है और हम तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। उस दिन मुझे पहली बार ऐसे लगा कि मैं वाकई मर्द हूँ और अब मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले में ख़ुद मुख्तारी है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को समझता हूँ। मैंने दिल से फ़ैसला किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकूँगा और अपने फ़ैसले में ख़ुद पर भरोसा रखूँगा। शादी की बातें शुरू हो गई थीं और मैंने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर संभाल लिया था। मैंने दिल में वादा किया कि अब मैं अपने वालिदैन की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करूँगा और अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ करूँगा जो एक मर्द के लिए ज़रूरी है। मैंने ये भी महसूस किया कि अब मैं अपने आप से मुतमईन हूँ और मुझे ख़ुद पर फ़ख्र है। मेरी साबका कमज़ोरी और खौफ ख़त्म हो चुके थे। मैंने अपने आप को मजबूत, ज़िम्मेदार और मोहतात बनाया था और अब मुझे हर मामले में एतमाद महसूस हो रहा था। अब मैं हॉस्टल में भी लड़कों के साथ खुल के बात कर सकता था और किसी को मेरी हकीकत का इल्म नहीं था, लेकिन मैं अपने रवैये में मोहतात था और सबके साथ एहतराम से पेश आता था। मेरे अंदर ये शऊर आ गया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में किसी के दबाव में नहीं आऊँगा और किसी के जुल्म या धमकी से मुतासिर नहीं होऊंगा। यह एहसास मुझे आज़ादी और सुकून देता था। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में मर्द होने का मतलब सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि दिमागी ताकत, बर्दाश्त और फ़ैसला करने की सलाहियत भी है। इसके बाद मैंने अपने दिन नापना शुरू किए, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा किया। रोज़ाना वक्त पर जागना, खाना खाना, काम करना और रात को वक्त पर सोना, ये सब मेरे मामूलात बन गए। मैंने महसूस किया कि अब मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकता हूँ और किसी पर मुनहसर नहीं हूँ। हर कदम पर ख़ुद को मजबूत पाया और हर फ़ैसले में एतमाद आया। मैंने दिल से समझा कि माशरे में जीना सिर्फ ख़ुद को संभालने का नाम नहीं बल्कि अपने आप पे काबू पाने का नाम है। मैंने अपने घर वालों के लिए भी सोचना शुरू किया। मैंने बहनों के लिए तो तोहफ़े और देखभाल पहले ही की हुई थी। अब मैं अपने वालिदैन के लिए भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करने लगा। बाबा खुश थे और मेरी बहनें भी खुश थीं कि अब मैं अपने आप पे काबू पा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी में मजबूत हो रहा हूँ। मैंने दिल में अहद किया कि अब मैं कभी कमज़ोर नहीं रहूँगा और अपने फ़ैसलों में ख़ुद मुख्तार रहूँगा। ये सोचकर मेरे अंदर एक सुकून और खुशी की कैफियत पैदा हो गई। मैं वाकई महसूस कर रहा था कि अब मैं अपने हकीकी मकाम पर पहुँच गया हूँ। ये सब तजर्बे, खौफ, चालाकी और ख़ुद पर भरोसे के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो मैं चाहता था। मैं अब ना सिर्फ एक मर्द के जिस्म में बल्कि एक मर्द की सोच और शख्सियत के साथ जीता था। मैंने अपने आप को पहचाना और अपनी ज़िंदगी को मजबूत बुनियादों पर कायम किया और ये सब कुछ मैंने खुद अपने फ़ैसले से किया था।